इलेक्ट्रिक सेल्स। तो इलेक्ट्रिक सेल को अगर किसी सर्किट में दिखाना है तो कंप्लीट सेल नहीं दिखाते हैं, वो ऐसे कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स वो सब नहीं दिखाते हैं, सिंबल यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, इस तरह से डॉटेड लाइन, मतलब वही पूरा बॉक्स है ये सेल का ईएमएफ, और इस तरह से दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, किसी सर्किट में अगर कनेक्ट करना है इस तरह से, मान लो ये सर्किट का रेजिस्टेंस है आर, ये सिंगल रेजिस्टर भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, यहाँ पर कई रेजिस्टेंसेस का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट सेल के हिसाब से ये पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट ए और बी पॉइंट्स के बीच लगा है, कभी कभी इसको लोड भी बोला जाता है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिक सर्किट है। तो यहाँ पर मान लो सेल का ये बड़ी लाइन मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल, और छोटी लाइन मतलब लोअर पोटेंशियल। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द एक्सटर्नल सर्किट, इनसाइड द सेल माइनस से प्लस की तरफ जाता है करंट। ठीक है, हाँ वो सेल के अंदर है। तो जनरली हमें सेल के अंदर वाली बात करनी ही नहीं होती है, सेल से बाहर क्या हो रहा है, सेल से क्या काम करवाना होता है हमें। सेल क्या करता है, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। तो सेल क्या है, वो एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो सेल जो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है, ये सपोज करंट का डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सेल जो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन टू थिंग्स, one for flowing current across the external circuit and the second across the internal resistance, or you can say energy is consumed due to internal resistance also। तो बाहर आई करंट है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई आर, और अंदर स्मॉल आर रेजिस्टेंस है तो कितना होगा, आई स्मॉल आर। ठीक है, आई आर जो है इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़, जस्ट फॉर रिवीजन, सेल के अंदर भी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो सेल के पॉइंट्स जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स यहाँ पर एक्चुअली हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी कंज्यूम हो गई, उसके बाद कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये जो सेल के टर्मिनल्स, ये हैं सेल के टर्मिनल्स एक्स और वाई। ठीक है, जो एक्स और वाई पॉइंट है उसके अंदर क्या है, सेल है, तो उसके अंदर हमने क्या दिखाया, सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वहाँ एनर्जी जब कंज्यूम हो गई तो जो बची हुई एनर्जी है जो अवेलेबल है बाहर करंट फ्लो कराने के लिए, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू आई आर। आई आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टर, उसके बराबर है। क्यों बराबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना, और ये आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, वहाँ पे भी काम आएगा, इसलिए इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है। ठीक है, क्यों है, ऐसे समझ सकते हैं, एक्स और ए के बीच कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली जीरो मानते हैं। y से इधर b तक यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि x और a सेम पोटेंशियल पर हैं, y और b सेम पोटेंशियल। तो x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही a और b के बीच में भी है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, i r प्लस r, या फिर अगर यहाँ v लिख दिया तो हो जाएगा v प्लस आई आर। ठीक है, तो ये सब याद रखना है क्योंकि हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से करंट की वैल्यू लिखनी हो तो क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस वी बाय आर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि एक से ज़्यादा अगर सेल हो तो करंट और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या होंगी, यानी इक्विवेलेंट वैल्यूज क्या होंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तीन तरह से बना सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग हमें नहीं पढ़ना है, पहले ज़माने में होता था सिलेबस में,
अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, इजी है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होगा, जैसे रेजिस्टर्स में भी बोला था, अगर करंट के जाने का एक ही रास्ता है तो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट जाने का रास्ता अगर डिवाइड हो जाता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी वैसा ही है, सेल्स अगर ऐसे लगे हुए हैं, ये एक सेल दिखाया हमने, साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है, फिर दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने ऐसे दो सेल्स मान लो दिखा दिए, ऐसे ही हम n नंबर ऑफ सेल्स भी यहाँ लगा सकते हैं। तो दोनों सेल्स से जो करंट जाएगा उसके लिए एक ही रास्ता है, प्लस माइनस, इसका ईएमएफ है मान लो E1, इसका है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो करंट जाने का रास्ता एक ही है। हो सकता है कोई सेल ऐसे लगा हो, मतलब इसके नेगेटिव से इसका नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव इधर हो गया, तो इस सेल से जो करंट जाएगी वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है, एक पानी के पाइप में अगर तुम दो तरफ से पानी डालोगे तो पानी अल्टीमेटली जाएगा एक ही रास्ते से। समझ आया? एक तरफ एक पानी का पाइप है, ऐसे मान लो इंक्लाइंड है सपोज ऐसे, ठीक है, या अगर फ्लैट सरफेस पे भी रखा है, सपोज हॉरिजॉन्टल रखा है एक पाइप को, और इसमें दोनों तरफ से पानी डाला गया अलग अलग अमाउंट, ये सपोज पाइप है, इधर से तुमने बाल्टी भर के पानी ऐसे उड़ेल दिया और इधर से एक मग से पानी डाला, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कम है तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा, ये ज़्यादा है तो नीचे नीचे चला जाएगा। एक पाइप में पानी का रास्ता अल्टीमेटली एक ही होगा, भले ही वहाँ पर कोशिश की जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में हम पानी फ्लो कराएं। ये अलग बात है कि नेट फ्लो अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर इधर एक बाल्टी पानी डाला, एक मग और ऐड कर दिया, तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। इधर से कुछ डाला, इधर से कुछ उधर फ्लो कराना चाह रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ फ्लो अकॉर्डिंगली घट जाएगा। यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब था कि अगर सेल्स ऐसे कनेक्टेड हैं, ये पॉजिटिव है इधर करंट देगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी इधर करंट देगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, बट ये सेल का करंट इस तरफ से आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो इस सेल की वजह होगा वो इस करंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट करंट की बजाय हमें एनर्जी देखना चाहिए। ये दोनों सेल एनर्जी दे रहे हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ये सेल एनर्जी दे रहा है क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने के लिए। तो जो नेट एनर्जी जो डोमिनेट करेगी वो किसकी होगी? जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। हो सकता है इन दोनों का मिलाकर इससे कम हो, ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दिए हुए। यहाँ पर ये जो बात है वो बस इतनी हमें समझनी है कि करंट फ्लो का डायरेक्शन एक ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ करंट इधर से जाए और कुछ इधर से जाए, अल्टीमेटली करंट उधर से ही जाएगी जिस सेल का ईएमएफ ज़्यादा होगा। ठीक है, जो सेल्स की एनर्जी सेम डायरेक्शन में करंट भेज रही है, अगर उनका ईएमएफ ऐड करके इससे ज़्यादा है तो उनके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, इन दोनों का ऐड करके इससे कम है तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगी। तो नेट ईएमएफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ की पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी मतलब किधर हायर पोटेंशियल है किधर लोअर पोटेंशियल है, तो नेट ईएमएफ के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब सिर्फ एक ही रास्ता होगा करंट फ्लो का। ठीक, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी दो सेल्स के लिए ही करते हैं। तो ये दो सेल है हमारे, इनके ईएमएफ E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया, यानी लोड रेजिस्टेंस से। ठीक है, करंट यहाँ पर सपोज I करंट फ्लो हो रही है, I करंट यहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो दोनों सेल्स का ईएमएफ क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेट ईएमएफ होगा या इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। अगर कोई सेल सपोर्ट नहीं करता, अपोज कर रहा होता, तो हम उसके ईएमएफ को नेगेटिव ले लेते। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, कौन से वाले को नेगेटिव? हो सकता है ये दोनों को नेगेटिव ले लेते, जो उधर से आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते। तो इसका आंसर ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से वाले ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हो या कौन से वाले को नेगेटिव। सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम पहले से
आर्बिट्रेरली मीन्स डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। और वो चॉइस कैसी होनी चाहिए, जो कैलकुलेशन को इजी बनाए। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और हम गेस करेंगे कि कौन सी चॉइस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे लिए सुटेबल है। मतलब हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे, वो प्रैक्टिस से आता है, कि हम एक करंट का आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेंगे। कोई भी सर्किट होगा वो हमेशा एक लूप होगा, भले ही वो ऐसे सर्कल ना दिखे, ऐसे दिखे, हो सकता है ट्रायंगुलर शेप में दिखे, बट वो लूप होगा यानी कि क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ में हम करंट आर्बिट्ररली डायरेक्शन चूज कर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो सेल हमारे चूजन डायरेक्शन में करंट सेंड करेगा उसके ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे, और जो सेल हमारे चूजन डायरेक्शन के अपोजिट करंट सेंड करना चाहता है उसके ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं। फाइनल रिजल्ट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, करंट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने इसमें ली क्लॉकवाइज और वैल्यू कैलकुलेट की, लास्ट में अगर करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही आ रही, बट साथ में एक माइनस साइन भी आ रहा है, उसका मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन आर्बिट्रेरली चूज किया था वो डायरेक्शन नहीं होगा, उसके अपोजिट वाला सही होगा। मान लो हमने क्लॉकवाइज चूज किया था, अगर फाइनल रिजल्ट में उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई, मतलब हमारा सिलेक्शन सही था, वही डायरेक्शन रहेगा। बट अगर फाइनल रिजल्ट आया करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक माइनस साइन भी आ गया, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस ये होगा कि हमारी जो डायरेक्शन का सिलेक्शन था, आर्बिट्रेरी सिलेक्शन, उसके अपोजिट करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो कौन से सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, कौन से सेल के ईएमएफ को नेगेटिव, ये हमारे करंट के डायरेक्शन के चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमने ऐसे ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो जो भी सेल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देगा उसका ईएमएफ हम पॉजिटिव लेकर यहाँ ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ दोनों सेल्स हैं, अगर यहाँ तीसरा सेल लगा होता, ठीक है, तो इसका इससे जो करंट आएगा वो अपोजिट जा रहा है, यानी हमारे सिलेक्शन से अपोजिट जा रहा है। तो अगर यहाँ एक तीसरा सेल होता, मान लो E3, तो उसके ईएमएफ को हम विद माइनस साइन लिखते। समझ आ गई बात? ऐसे ही n नंबर ऑफ सेल्स अगर लगे तो उनके ईएमएफ को यहाँ पर अल्जेब्राइकली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अल्जेब्राइकली मीन्स अल्जेब्राइक एडिशन कब काम आता है, जब दो ही चॉइसेस होते हैं, तो एक को हम प्लस कह देते हैं, एक को माइनस। क्लॉकवाइज को मान लो माइनस बोला तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, अप को पॉजिटिव तो डाउन नेगेटिव। जब भी दो चॉइस होते हैं हमारे पास, ओनली टू ऑप्शंस, तो हम वहाँ पे अलजेब्राइक सम यूज कर सकते हैं, वेक्टर सम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सर्किट में देख लो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है इंक्लूडिंग द सेल्स। तो ये तो एक्सटर्नल सर्किट हमारा दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, जो सेल्स के रेजिस्टेंस है वो सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन से, एक ही पाथ है, एक ही पाथ में आ रहे हैं। इसका मतलब जब रेजिस्टेंसेस एक ही पाथ में आते हैं, सब में इक्वल करंट फ्लो होती है, तो वो होते हैं सीरीज में। यानी कि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो R1 प्लस R2, यानी कि सारे सेल्स के रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो का एक ही रास्ता पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा नेट ईएमएफ हो गया, ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट कितनी हो जाएगी, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। समझ गए? बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो यहाँ पे n टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट है, अगर सेल्स बढ़ गए तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये गलती नहीं करना कि ईएमएफ नेगेटिव है तो उसका रेजिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस में नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, दो रास्ते होंगे कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए दो रास्ते लेते हैं, ये एक सेल हुआ और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस,
और ये है सपोज दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स ले लिया, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस सेल का ईएमएफ T1, इधर प्लस इधर माइनस, अपोजिट पोलैरिटी भी ले सकते हैं। फिर वही बात यहाँ भी एप्लीकेबल होगी कि इस वाले लूप में हम फिर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा करंट किधर जा रहा है। ठीक है, वो एक्सरसाइज करते समय समझ में आएगा। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए, थ्योरी समझने के लिए ऐसा ले लेते हैं, E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्स वाई पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। दो सेल्स हैं, दोनों अपना अपना करंट सेंड करेंगे। फर्स्ट वाले सेल से करंट मान लो आया I1, सेकेंड वाले सेल से करंट मान लो आया I2। दोनों यहाँ पर ऐड हो गए और इधर मिल गया I1 प्लस I2, दोनों करंट ऐड हो गए। या मान लो इसको हमने इक्वल टू I लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, ऐसे I करंट आ गया। तो नेट करंट सर्किट में क्या होगा, I1 प्लस I2। I1 यानी फर्स्ट सेल जो करंट दे रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। इस सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स और वाई पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। या वो वाला लॉजिक जो यूज़ किया था कि एक्स से लेकर यहाँ तक, यहाँ मान लो ए और यहाँ मान लो बी, एक्स से ए तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस मतलब पोटेंशियल, एक ही बात है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो एक्स से लेकर ए तक सेम पोटेंशियल होगा, इधर वाई से लेकर बी तक सेम पोटेंशियल होगा। यानी एक्स वाई के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए और बी के बीच में भी है। ठीक है, और एक्स वाई के बीच में ही सेल्स भी कनेक्टेड हैं, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सेल के टर्मिनल्स तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि दोनों सेल्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बी होगा। अभी बात समझ में। तो अगर फर्स्ट सेल के लिए हम इक्वेशन लिखें, फॉर फर्स्ट सेल क्या इक्वेशन थी, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I1 R1, है ना। ये इक्वेशन तो याद है, अभी डिस्कस किया था। क्या है, सेल का ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से I1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल के लिए V सेम है, EMF is E2, internal resistance is R2, and current drawn from the cell is I2. E2 minus V by R2. Good, ये आ गया। अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टोटल करंट पता चल जाएगी। Therefore, from इक्वेशन 1 I is equal to I1 plus I2। तो इसको हम ऐसे लिख लें, अगर इसको ऐसे लिख लें तो कोई, हाँ वही करने वाले, ऐसे लिख लें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, है अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E1 R1 को एक साथ लिख लेते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। EMF बाय रेजिस्टेंस वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, माइनस यहाँ V कॉमन ले दो। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी कि जो कॉम्बिनेशन में दो सेल यूज हुए हैं उनकी बजाय अगर एक सिंगल सेल यूज किया जाता, इतना ही करंट हम लेना चाहते और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रखना चाहते, तो उस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उस सेल का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब लिखेंगे इक्वेशन फॉर एन इक्विवेलेंट सेल, फॉर एन इक्विवेलेंट सेल जो दोनों सेल के इक्विवेलेंट ईएमएफ देगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो
उस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ है मान लो ई इक्विवेलेंट, वी उतना ही लेना है, करंट उतना ही लेना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो होगा इसका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को भी इसी डिजाइन में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस वी बाय आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस वी बाय आर इक्विवेलेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, इसको और इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम करंट है। यहाँ पर ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ भी ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल बाय आर इक्विवेलेंट है, यहाँ भी पोटेंशियल बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कंपैरिजन से 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू आ जाता है। ठीक, so from 1 and from 4 and 5, from 4 and 5, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. From here calculate R equivalent, that will be R1 R2. ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम यूज करके ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से निकालेंगे इस इक्वेशन से, या फिर हाँ कंपेयर करेंगे, ये टर्म विल बी इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 अगेन। सो ई इक्विवेलेंट, यहाँ से E equivalent by R equivalent equal to this E1 by R1 plus E2 by R2. Therefore, E equivalent is equal to this into R equivalent. क्या आ जाएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 into R equivalent। R equivalent की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में R1 R2 आएगा, R1 R2 डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1, ये तो डिवाइड हो गया, ये बचेगा R1 प्लस R2, ये हमारा आ गया E इक्विवेलेंट।